वेलकम बच्चों। और आज हम वापस आ गए अपने इस चैनल फिजिक्स सीखो पर एक नई वीडियो नए लेक्चर के साथ। और आज के लेक्चर में हमारा लेक्चर नंबर 4 होने वाला है एंड द टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ कूलम्स लॉ। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कूलम्स लॉ में क्या कहता है इससे? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपने क्लास 11th में भी एक बार पढ़ा है, अगर आपको याद आ रहा है। क्लास 11th का लास्ट चैप्टर ऑसिलेशन एंड वेव्स, और वेव्स में हमने पढ़ा था सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सबसे पहले हमें समझना होगा ये सुपरपोजिशन का मीनिंग है क्या, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहाँ कहाँ पर लग सकता है। देखो वेव्स से मैं आपको समझाता हूँ, अगर किसी को वेव्स में याद नहीं आ रहा मैं आपको समझा दूंगा। वेव्स का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल याद दिलाते हैं आपको याद होगा कि जब किसी भी मीडियम से, फॉर एग्जाम्पल किसी भी मीडियम से कोई वेव जा रही है और मीडियम का ये कोई पार्टिकल है, जब वेव यहाँ से जाएगी तो ये पार्टिकल डिस्प्लेस करता है ना अपनी मेन पोजीशन से। तो पार्टिकल मान लो यहाँ तक डिस्प्लेस कर गया इस वेव से, इस वेव 1 के पार्टिकल P पर पास होने से पार्टिकल के अंदर डिस्प्लेसमेंट आ गया y1, ऐसे डिस्प्लेस कर दिया इतना, फिर वापस आता है, ठीक है। लेकिन अगर पार्टिकल P से ही इसी टाइम एक और वेव चली जाए, वेव 2, तो उस वेव से भी तो कुछ डिस्प्लेसमेंट आएगा, मान लो y2। तो अब इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दोनों वेव्स से होगा एक साथ, क्योंकि दो वेव्स जा रही हैं P पॉइंट पर, सेम टाइम पे, तो दोनों वेव्स अपना अपना डिस्प्लेसमेंट करवाएंगे पार्टिकल का। अब पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा? डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय वेव 1 और डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय वेव 2, उनको सम करना पड़ता है, ठीक है, उनका रिजल्टेंट देखना पड़ता है। ये रिजल्टेंट हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बताता है। सुपरपोजिशन का मतलब क्या है कि एक ही पॉइंट पर एक ही जैसी कई चीजों का इफेक्ट एक साथ देखना, उसका रिजल्ट देखना, इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब आज हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कूलम्स लॉ में कैसे लगेगा? अभी हमने कूलम्स लॉ में क्या देखा है, चलिए इस एग्जांपल को हम हटा देते हैं यहां से। अभी हमने कूलम्स लॉ में क्या देखा है? कूलम्स लॉ में हमने देखा है कि अगर मेरे पास कोई चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज है रेस्ट पर Q0, दिस इज द पॉइंट चार्ज एट रेस्ट, और इसके पास एक और चार्ज है Q1, पॉइंट चार्ज एट रेस्ट Q1, पॉइंट चार्ज एट रेस्ट Q2। तो ये दो पॉइंट चार्जेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और कूलम्स लॉ बोलता है कि Q1 जो Q नोड पर फोर्स लगाएगा वो फोर्स कितनी होगी? वो फोर्स होगी फोर्स ऑन चार्ज Q नोट ड्यू टू चार्ज Q1। Q नोट पर लगने वाली फोर्स Q1 से कितनी होगी? मान लो वो फोर्स है F1, तो वो फोर्स होगी K। अगर मीडियम फ्री स्पेस है तो आप K की जगह क्या लिख सकते हो? 1/4πε0। तो अभी अगर कोई भी मीडियम है तो स्मॉल k, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस, जो पहले Q1 Q2 हुआ करते थे वो अब क्या है? Q1 Q0। तो k Q1 Q0 अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, मान लो इनके बीच का डिस्टेंस r1 है, अपॉन r1 स्क्वायर इनटू अ यूनिट वेक्टर। याद है ना लास्ट क्लास, यूनिट वेक्टर। मुझे फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं लिखना है, मुझे फोर्स का डायरेक्शन भी मेंशन करना है, इनटू अ यूनिट वेक्टर। तो सपोज इन दोनों के बीच का जो डायरेक्शन है Q1 से Q0 की तरफ, उस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर मैंने मान लिया है r1 कैप, वेयर r1 इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। r1 इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है और इस डायरेक्शन में r1 कैप एक यूनिट वेक्टर है। एंड सपोज यहां पर जो मैं चार्जेस ले रहा हूं वो सारे चार्जेस लाइक चार्जेस हैं, तो Q1 Q0 को रिपेल करेगा, Q1 विल रिपेल Q0, तो ये फोर्स हो जाएगी लाइक F1। ये फोर्स जो Q0 पर लग रही है इसका डायरेक्शन वही है जो r1 कैप का डायरेक्शन। दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन Q0 ड्यू टू द चार्ज Q1। ये कूलम्स लॉ ने हमें बताया। लेकिन अगर यहां पर एक और चार्ज आ गया, एक और चार्ज आ गया,
Q2, तो ये चार्ज भी तो Q नोट के साथ इंटरेक्ट करेगा और ये चार्ज भी Q नोट पर अपनी फोर्स लगाएगा। तो Q नोट पर जब फोर्स लगेगी तो फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। तो लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस बना दो, और क्योंकि सारे चार्जेस मैं लाइक ले रहा हूं तो ये भी उसको रिपेल करेगा। तो जब रिपेल करेगा तो इसकी फोर्स भी इस डायरेक्शन में लग जाएगी। सपोज ये वाली फोर्स है F2, ये वाली फोर्स जो Q1 ने लगाई थी वो F1 है और जो Q2 ने लगाई वो है F2। तो नाउ द फोर्स on Q naught due to Q2, that will be F2 is equals to K Q1 Q naught upon डिस्टेंस मान लो इन दोनों के बीच में है R2 डिस्टेंस, और इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर मान लीजिए R2 कैप, R2 कैप वाले डायरेक्शन में F2 फोर्स लगाइए। ठीक है, तो दोनों चार्जेस अपनी अपनी फोर्स लगा रहे हैं F1 एंड F2। अगर अब मुझे टोटल फोर्स कैलकुलेट करनी है, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मैं क्या बोलूंगा, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q नोट विल बी, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q नोट विल बी, ये F रिजल्टेंट वेक्टर सम ऑफ F1 एंड F2, वेक्टर सम ऑफ F1 एंड F2। बस यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ने हमें बता दिया कि अगर एक से ज्यादा चार्जेस हों, मान लो दो चार्जेस हों, तो दोनों चार्जेस अपनी अपनी फोर्स अलग अलग लगाएंगे, F1 ड्यू टू Q1, F2 ड्यू टू Q2। लेकिन Q नोट पर जो अब टोटल चार्ज लगेगा, टोटल फोर्स लगेगा Q नोट पर जो टोटल फोर्स लगेगा वो F1 और F2, क्योंकि फोर्स कैसी है, स्केलर या वेक्टर, फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी, तो Q नोट चार्ज पे टोटल फोर्स लगेगी F1 और F2 का वेक्टर सम। दिस इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ गिवन चार्ज ड्यू टू अ नंबर ऑफ चार्जेस, ये स्टेटमेंट है, ड्यू टू अ नंबर ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस ऑफ द इंडिविजुअल चार्जेस। जो इंडिविजुअल चार्जेस अपनी अपनी फोर्सेस लगाते हैं ना, उनका वेक्टर सम कर दो, बस आपके पास टोटल फोर्स लग जाएगी कितनी आ रही है Q नोट पर। अगर चार्जेस दो से भी ज्यादा हो, मान लो तीसरा चार्ज भी है तो वो भी यहाँ आ जाएगा। देखो अगर तीसरा चार्ज भी यहाँ पर है, सपोज एक और चार्ज है Q3, तो Q3 भी अपनी फोर्स लगवाएगा, सारे चार्जेस लाइक हैं तो ये भी रिपेल करेगा अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। तो एक फोर्स और आ गई F3, तो यहां पर F3 भी ऐड हो जाएगा। F3 फोर्स ऑन चार्ज Q नोट ड्यू टू Q3, that will be F3 is equals to K Q3, यहां पर आएगा बच्चों Q2 Q नोट, क्योंकि वो दूसरा चार्ज है ना, Q2 Q नोट। नीचे आ जाओ ना, Q3 Q नोट अपॉन R3 का स्क्वायर इनटू अ यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन जॉइनिंग Q3 एंड Q नोट। तो अगर ये डिस्टेंस R3 है और इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है R3 कैप, तो ये फोर्स लग जाएगी Q नोट पर Q3 की वजह से। और इसी तरीके से अगर यहां पर बहुत सारे चार्जेस, देयर आर सो मेनी चार्जेस, n चार्जेस है मान लो, देयर आर n चार्जेस, तो लास्ट वाला चार्ज मान लो nth चार्ज Qn, ये एक पॉइंट चार्ज यहां पर है, सारे चार्जेस लाइक हैं तो ये भी इसको रिपेल करेगा, ये भी अपनी फोर्स लगवाएगा अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। ये वाली फोर्स हो गई Fn, तो ये फोर्स भी हम बता सकते हैं यहां पर। देखो नाउ द फोर्स ऑन Q नोट ड्यू टू द चार्ज Qn will be
Fn इज इक्वल्स टू k टाइम्स Qn Q नोट, क्योंकि अब जो दो चार्जेस का पेयर है वो कौन सा है, Qn और Q नोट। जैसे पहले Q1 Q2 हुआ करता था, तो इसने जो इस पे फोर्स लगाई वो क्या होगी, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस, जो कूलम्स लॉ बोलता है, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। तो Qn और Q नोट तो दो चार्जेस हैं, उनके चार्जेस का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट कर दो। तो Qn Q नोट डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीस टू चार्जेस। इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, Rn। तो Rn के स्क्वायर से डिवाइड करना होगा और एक यूनिट वेक्टर लगाना होगा। मान लो इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है Rn कैप, तो इनटू Rn कैप। ये क्या बता रहा है मुझे, ये बता रहा है कि Fn का डायरेक्शन वही है जो आपने Rn का डायरेक्शन माना है। देखो Fn का डायरेक्शन वही है जो Rn का डायरेक्शन है। तो इस तरीके से मैंने अलग अलग चार्जेस की फोर्सेस मेंशन कर दी है। देखो Q1 चार्ज ने Q नोट पर F1 फोर्स लगाई, K Q1 Q नोट अपॉन R1 स्क्वायर। फिर Q2 चार्ज ने अपनी फोर्स लगवाई F2 का आंसर है K Q2 Q नोट अपॉन R2 स्क्वायर। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग चल रहा है सब कुछ। Force is directly proportional to product of the two charges, product of the magnitude of the two charges, and inversely proportional to square of the distance between the two charges, वो distance R2 है। ऐसे ही Q3 चार्ज ने Q नोट पर फोर्स लगवाई F3, और ऐसे ही बहुत सारे चार्जेस हैं Q4 Q5 Q6 करते करते n चार्जेस हैं मान लो। तो nth चार्ज भी इसी तरीके से अपनी फोर्स लगवाएगा Q नोट पर, और वो फोर्स होगी Fn, एंड द आंसर फॉर Fn इज K Qn Q नोट अपॉन Rn स्क्वायर। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, अब यहां पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें क्या लिखना है। नाउ अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन का मतलब है जब एक ही जगह पर एक ही जैसे बहुत सारे इफेक्ट्स आ जाएं तो उनका रिजल्ट कैसे निकालते हैं, उनका रिजल्ट हमें बताता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कि कैसे निकाला जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q नोट। अब Q नोट पर देखो इतनी सारी फोर्सेस लग गई, F1 F2 F3 F4 F5 F6 Fn तक लग गई। मान लो 8 चार्जेस हैं, तो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 प्लस F6 प्लस F7 प्लस F8, उन सबका वेक्टर सम कर दीजिए, आपको टोटल फोर्स मिल जाएगी Q नोट पर। ये बोल रहा है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमसे। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, नेट फोर्स, नेट कौन सी फोर्स है, इस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस जो कूलम्स लॉ से हमें मिली है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q नोट इज गिवन एज, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q नोट इज गिवन एज सम वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 प्लस F6 अप टिल Fn। दिस इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग F1 की वैल्यू लगा दो, F2 की वैल्यू लगा दो, एंड सो ऑन। तो अगर मैं वैल्यू लगा दूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, F1 K Q1 Q नोट अपॉन R1 स्क्वायर R1 कैप, F2 K Q2 Q नोट अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप। जो चीजें कॉमन है वो कॉमन भी ली जा सकती हैं, चलो पहले लिख लेते हैं। K Q1 Q नोट अपॉन R1 स्क्वायर R1 कैप प्लस F2 K Q2 Q नोट अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप प्लस F3 F4 F5 सबकी लिखनी है वैल्यूज, लास्ट में किसकी लिखेंगे, Fn की, Fn K Qn Q नोट अपॉन Rn स्क्वायर इनटू Rn कैप। क्या इन सभी टर्म्स में कुछ कॉमन हमें दिख रहा है? यस, K और Q नोट, K और Q नोट, K और Q नोट सब जगह कॉमन है, इसको मैं कॉमन ले सकता हूं। तो नेट फोर्स हो जाएगी F इज इक्वल्स टू K कॉमन है और Q नोट कॉमन है,
Q1 अपॉन R1 स्क्वायर R1 कैप प्लस Q2 अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप प्लस आगे चलो Q3 वाला भी लिख लो, यहां पर होगा Q3 अपॉन R3 स्क्वायर बनेगा वो R3 कैप, ये Q3 अपॉन R3 स्क्वायर R3 कैप एंड लास्ट में जाएंगे तो Qn अपॉन Rn स्क्वायर Rn कैप। ये है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का फाइनल रिजल्ट। इसको आपको याद रख लेना है कि दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q नोट ड्यू टू अ नंबर ऑफ चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q4 अप टिल Qn। ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या है? अगर आप स्टेटमेंट लिखना चाहते हो तो स्टेटमेंट भी लिख दो, मैं बोल देता हूं यहां पर। स्टेटमेंट हमसे बोल रहा है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ कूलम्ब्स लॉ स्टेट्स दैट net force acting on a charge Q naught due to a number of charges is equals to vector sum of individual forces due to individual charges due to the respective charges। ये है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हमें और क्या चीज सीखने को मिलती है? देखो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें कुछ और भी बता रहा है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें क्या बता रहा है, देखते हैं, चेक करते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप चीज देखो यहां पर Q1 ने Q नोट पर जो फोर्स लगाई वो कितनी है, जरा ध्यान से देखो। K Q1 Q नोट अपॉन R1 स्क्वायर, यही फोर्स लगाई है ना, K Q1 Q नोट अपॉन R1 स्क्वायर। अगर ये सारे चार्जेस नहीं होते, इमेजिन करो कि ये सारे चार्जेस नहीं है, तब भी Q1 Q नोट पे इतनी ही फोर्स लगाएगा, K Q1 Q नोट अपॉन R1 स्क्वायर। और ये चार्जेस अगर हैं तो तब भी Q1 Q नोट पर इतनी फोर्स लगाएगा, K Q1 Q नोट अपॉन R1 स्क्वायर। इट मींस दैट फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज ड्यू टू अनदर चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फोर्सेस ड्यू टू अदर चार्जेस, अदर नियर बाय चार्जेस। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है यहां पर, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसको नोट करके डाल दो अपनी हेडिंग्स पे, नोट करके डाल दो, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अच्छा, नोट्स तो आप बनाते हो ना बेटा, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रजिस्टर के बिना क्लास नहीं करनी है। अगर नोट्स नहीं बना रहे हो तो अभी रजिस्टर निकालो, नोट्स बनाने शुरू करो। विदाउट नोट्स क्लास का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है। क्लास देखोगे भूल जाओगे। आप कोई मूवी या सीरियल नहीं देख रहे हैं यहाँ पर यूट्यूब पर बैठकर, यू आर अटेंडिंग अ क्लास, और क्लास को अटेंड किया जाता है नोट्स मेंटेन करके। तो मेंटेन योर नोट्स प्लीज। ये मैं आपसे बार बार बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ, नोट्स को मेंटेन करके चलना है। देखिए, तो हम क्या बोल रहे हैं, हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि Q नोट चार्ज पर Q1 चार्ज ने जो भी फोर्स लगाई है वो फोर्स दूसरे चार्जेस की प्रेजेंस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है। मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, electrostatic force between two charges is independent of the presence of any other charge। ये बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये चीज हमें सीखने को मिली है आज, मतलब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के टॉपिक से हमें ये चीज सीखने को मिली है कि दो चार्जेस के बीच में जो भी फोर्स लगती है वो तीसरे चार्ज के होने या ना होने पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करती है। तो फिर तीसरे चार्ज ने आकर करा क्या बेटा, तीसरे चार्ज ने जो Q नोट पर टोटल फोर्स लग रही है उसमें अपना कुछ योगदान दिया है। देखो, इसको समझो आप। इसको मैं आपको यहां पर ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूं कि अगर सिर्फ और सिर्फ ओनली इन प्रेजेंस ऑफ, चलो एक काम करते हैं, आप पहले इतना कॉपी कीजिए, देन आई विल एक्सप्लेन यू दिस। इसको फिर 2 मिनट और लगाएंगे और एक्सप्लेन करेंगे। इतना कॉपी कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट्स मेंटेन कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए,
जो भी करना है, बट नोट्स पूरे मेंटेन कीजिए। एक शॉट मैं आपके लिए ले लेता हूं। यस, तो रब करते हैं। आई थिंक अपने नोट्स बना लिए यहाँ पे, आगे देखते हैं। तो मैं बोल रहा था आपसे कि अगर सिर्फ और सिर्फ ओनली इन प्रेजेंस ऑफ Q1, अगर सिर्फ Q1 होता तो टोटल फोर्स जो लग रही थी Q नोट पर वो कितनी होती? देखो यहां, इसको देखो ध्यान से। अगर सिर्फ Q1 होता तो टोटल फोर्स बस उससे जो लगती है F1 वही तो होती ना, तो टोटल फोर्स होती सिर्फ और सिर्फ F1। ठीक है, अब अगर Q1 और Q2 दोनों हैं, नाउ इन प्रेजेंस ऑफ Q1 एंड Q2, तो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन Q नोट क्या हो जाएगी? जो Q1 ने फोर्स लगाई वो F1 है और जो Q2 ने फोर्स लगाई वो F2 है। तो अब उसके ऊपर लगने वाली टोटल फोर्स कुछ और हो गई है, F1 प्लस F2 का, इनका दोनों का वेक्टर सम। और ऐसे ही अगर थर्ड चार्ज आ जाएगा Q3, सो टोटल फोर्स एक्टिंग क्या हो जाएगी Q नोट पर? वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3। तो जब चार्जेस ज्यादा होते हैं तो उन चार्जेस की वजह से जो नेट फोर्स है Q नोट पर वो चेंज होती है, वो चेंज होती है। लेकिन दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रही है वो कभी चेंज नहीं होती। यहां लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। जो दो चार्जेस के बीच का इंटरेक्शन है ना, उस इंटरेक्शन को तीसरा चार्ज अगर आएगा तो उस इंटरेक्शन को तीसरे चार्ज की प्रेजेंस से कोई इफेक्ट नहीं होता है। दिस इज द पॉइंट ओवर हियर। इस पॉइंट को समझना है आपको। ठीक है, क्या इफेक्ट होता है तीसरे चार्ज के आ जाने से? तीसरे चार्ज के आ जाने से इफेक्ट होता है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q नोट चेंज हो जाती है। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q नोट चेंज होती है। द फोर्स एक्टिंग ऑन Q नोट ड्यू टू Q1 चेंज नहीं होगी। ओके, गेटिंग दिस पॉइंट? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से मिलता है। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो टॉपिक है, ये टॉपिक है तो बड़ा शानदार टॉपिक। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक से जो क्वेश्चन ज़्यादातर आता है, अगर आएगा हमारे एग्जाम में, तो वो क्वेश्चन होता है न्यूमेरिकल टाइप। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे होगा? तो बच्चों न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले से तो कभी कंप्लीट नहीं होएगा। इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल नहीं होने वाला है हमारा। तो फिर न्यूमेरिकल कैसे होगा, किस तरीके से होगा? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है उसको करने के लिए आपको न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना सीखना पड़ेगा। और न्यूमेरिकल सीखने के लिए अगर हम आज अभी इस क्लास में न्यूमेरिकल करेंगे तो मुझे डर है कि क्लास बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो न्यूमेरिकल के लिए हम रखते हैं नेक्स्ट क्लास को, न्यूमेरिकल सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। या फिर आप मुझे बताएं कि क्या न्यूमेरिकल सीखने के लिए नेक्स्ट क्लास बनानी चाहिए या हम नेक्स्ट टॉपिक पर जंप कर जाएं? वैसे भी नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो कुछ अलग हटके टॉपिक होने वाला है, बड़ा अच्छा टॉपिक है, और उसमें होगा कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस। तो फिर अभी इस क्लास को यहीं रखते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इतना ही है, इसमें इतनी ही चीज़ें सीखने को मिलती हैं हमें। और आपको मैंने बता ही दिया कि अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो वो न्यूमेरिकल टाइप आता है। तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।